जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बुधवार को जहां संसद में पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, उनका विरोध कर रहा था, वहीं उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंचे, लेकिन गृह मंत्री का विरोध करने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ मीटिंग करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके दर पर गुहार लगाने के लिए। उमर अब्दुल्ला जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और जब मौका मिलता है तब केंद्र सरकार को बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते। केंद्र सरकार पर हमेशा कोई ना कोई आरोप लगाते रहते हैं या कभी एलजी पर ही आरोप लगाते रहते हैं। वही उमर अब्दुल्ला आज इंडिया अलायंस वालों को छोड़कर गृह मंत्री पर जो आरोप ये लगा रहे हैं उसको सबको दरकिनार कर वो गृह मंत्री के पास पहुंचे ठीक उसी दिन और उनसे बैठक की। अब सोचिए उमर अब्दुल्ला की कितनी मजबूरी होगी कि जो अमित शाह उन्हें पसंद नहीं है, जो केंद्र सरकार का दखल वो बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक उसी दिन जब अमित शाह का विरोध हो रहा है वो उनके पास पहुंचे हैं, अपनी डिमांड लिस्ट लेकर हाथ जोड़कर उनसे अपने लिए कुछ एक अधिकार मांग रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की यही स्थिति हो गई है जम्मू कश्मीर में कि चुनाव जीतकर भी, पावर में आकर भी वो पावरलेस बने हुए हैं। मुख्यमंत्री होकर भी उनके पास अधिकार नहीं है, खोखले मुख्यमंत्री हो गए हैं। और यही बात उमर अब्दुल्ला को परेशान कर रही है क्योंकि सिर पर वादों का बोझ पड़ा हुआ है और उन्हें मांगने के लिए जनता सिर पर सवार है। और वहीं जो विपक्षी दल है वो रोज डंडा लेकर पहुंच जाते हैं कि उमर अब्दुल्ला कब वादे पूरे करोगे, कब बताओगे, कब स्टेटहुड मिलेगा, कब जो है आप राजनीतिक कैदियों को छुड़वाओगे, कब आप ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवाओगे। ये सब उमर अब्दुल्ला से मांगे होती हैं और लेकिन उमर अब्दुल्ला कुछ तो कर नहीं सकते क्योंकि ये यूटी है और एलजी के पास सारे अधिकार हैं। पर फिर भी उमर अब्दुल्ला अमित शाह के पास पहुंचे, उनकी कुछ मांगे थी, वो डिमांड लिस्ट वो अपने साथ लाए थे और उसमें उन्होंने जो दो बातें की, एक तो उन्होंने स्टेटहुड की बात की जो वो कहते रहते हैं कि स्टेटहुड चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए। और दूसरा उन्होंने मांग की कि जो अभी शक्तियों का वितरण होना है, शक्तियों का बंटवारा होना है एलजी और सरकार के बीच में, उसमें जो है उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और सरकार को जो है ज्यादा शक्तियां दी जाए। पुलिस की मांग वो खास तौर से कर रहे थे, प्रशासन की मांग कर रहे थे क्योंकि उनका जैसे बार बार कहना है, उनके मंत्री भी कहते रहते हैं वहां पर कि जब स्मूथ तरीके से सरकार चलानी है, प्रशासन चलाना है और सरकार को कामकाज देखना है तो ये सारी चीजों का हक सरकार को मिलना चाहिए, एलजी के पास होगा तो काम बाधित होगा। ये सब तर्क वो देते रहते हैं और वो ये मांग करते हैं कि पुलिस अभी के बंटवारे में ही उन्हें पुलिस मिल जाए जब शक्तियों का बंटवारा होना है। और यही बात वो अमित शाह के पास लेकर गए थे, लेकिन अमित शाह इनके इरादों से तो अनजान नहीं है क्योंकि ये पूरा अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार, इन्होंने जम्मू कश्मीर में कैसा तांडव मचाया है, जम्मू कश्मीर का क्या हाल किया है, ये किसी से छुपा नहीं है कि जब इनके पास सारी शक्तियां आ जाती हैं तो ये जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत समझने लगते हैं और खुद को उसका राजा समझने लगते हैं। केंद्र सरकार को वहां फटकने नहीं देते और राज्यपाल तो इनके लिए खिलौना बनकर रह जाते हैं। तो इनके इरादों को तो वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए अमित शाह ने उनकी डिमांड सुन तो ली लेकिन सुनने के बाद खारिज भी कर दी। एक तरह से उनको ये बोल दिया कि स्टेटहुड जो है वो तो समय के साथ मिलेगा, अनुकूल समय आएगा जो वो बोलते हैं। और वो एक इंटरव्यू में भी ये बात बोल चुके हैं। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस तो उनको मिलनी मुश्किल है क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था के हालात हैं उसमें उमर अब्दुल्ला को राज्य सरकार को पुलिस देना तो बड़ा भारी पड़ सकता है। देखिए, जहां तक स्टेटहुड की बात है, अमित शाह ने पहले भी इस बात के संकेत दे दिए थे कि उमर अब्दुल्ला को वहां पर ये स्टेटहुड मिलना इतना आसान नहीं है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने आज तक के एक इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया था कि उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने भी इसका वादा किया है, तो अमित शाह ने बोल दिया कि हाँ, हमने स्टेटहुड का वादा किया है, दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा। जब उनसे टाइम फ्रेम पूछा गया तो अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि अभी उसका टाइम फ्रेम नहीं बता सकते। इस तरह से ऐसे मंच पर अचानक से टाइम फ्रेम नहीं बताया जा सकता, वो अनुकूल स्थितियों में दिया जाएगा। अब अनुकूल स्थितियां क्या होंगी उसकी कोई परिभाषा नहीं है, वो सरकार तय करेगी। वो सुरक्षा की स्थितियों की अगर बात करेंगे तो सुरक्षा स्थितियों में देख लीजिए, जब से चुनाव हुए हैं तब से हमले बढ़ गए हैं, आतंकी ज्यादा घुसने लगे हैं, अलगाववादियों का थोड़ा मनोबल बढ़ा हुआ लग रहा है, लोग आतंकियों की मदद करने लगे हैं क्योंकि अब लगने लगा है कि अब तो भाई उमर अब्दुल्ला आ गए, कल को पुलिस भी मिल जाएगी, कल को सब मिल जाएगा तो उमर अब्दुल्ला बचा लेंगे।
आप अलगाववाद करो, आप आतंकियों को समर्थन दो, लेकिन पहले की तरह ये लोग आपको जेल जाने से बचा लेंगे और सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा, खुलेआम आतंक फैलेगा। इसलिए हिम्मत बढ़ गई थी। तो अब सुरक्षा व्यवस्था की बात करो तो वो भी उतनी अनुकूल नहीं है। और वहां पर अभी रोहिंग्याओं का मसला किस तरह से फंसा हुआ है कि उसमें अब राज्य सरकार जो है एलजी से सिंग लड़ाई बैठी है। तो आपने वो भी नहीं दिख रहा है कि स्मूथ जो है ट्रांसफर ऑफ पावर आपके लिए कर सकते हैं। वहां पर स्थितियां अभी बिल्कुल प्रतिकूल हैं और जब तक वो अनुकूल नहीं होती तो स्टेटहुड तो मिलेगा नहीं, उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। दिल्ली को भी कहा गया था स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन अब हो गए इतने साल हो गए, 30-31 साल हो गए, लेकिन दिल्ली को स्टेटहुड नहीं मिला है। तो उमर अब्दुल्ला अपना दबाव तो बना रहे हैं, पर केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें बार बार यही जवाब मिल रहा है कि आपको अभी स्टेटहुड राज्य को नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात थी शक्तियों के बंटवारे की, जो सेपरेशन ऑफ पावर करना है, यानी कि एलजी की शक्तियां क्या होंगी और यहाँ सरकार की शक्तियां होंगी क्या होंगी। क्योंकि जो अभी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसमें अभी एलजी की शक्तियों का वर्णन है, क्योंकि इसे यूटी बना दिया गया था और वहां पर सरकार नहीं थी, विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो ऐसे में एलजी की शक्तियां वहां पर निर्धारित की गई है। अब क्योंकि सरकार बन गई है तो यूटी में विधानसभा आ गई है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि अगर पहले की तरह जब ये राज्य था उसके हिसाब से अब राज्य सरकार की शक्तियां देखें तो वो अब नहीं चल सकती, क्योंकि उनमें से कई पावर्स जो है वो एलजी के पास है। तो कंफ्यूजन यही है। और हो क्या रहा है उमर अब्दुल्ला के साथ कि वो पुराने मुख्यमंत्री की तरह सोचकर कोई आदेश देते हैं, एलजी के दफ्तर जाता है, एलजी उसे वापस भेज देते हैं। उमर अब्दुल्ला जो है बैठे रह जाते हैं, फाइलें वहीं अटक जाती हैं और वो बस कैबिन में नाम के मुख्यमंत्री रह जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं उनकी शक्तियां ज्यादा हैं, पर अब वो शक्तियां तो एलजी के पास आ गई हैं। तो अब फिर से शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। एलजी के पास क्या शक्तियां होंगी और सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी, क्या अधिकार क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सब तय किया जाएगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, और वक्त इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कोई लूप होल सरकार उसमें नहीं छोड़ना चाहती। जैसे कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लूप होल मिले तो वो हर बात के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं कि फलाना चीज एलजी के अंडर आएगा कि सरकार के अंडर आएगा। अब जम्मू कश्मीर में ऐसा ना हो, तो इसके लिए ऐसा पुख्ता ड्राफ्ट बनाया जा रहा है जिसमें स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा उसमें हो सके, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। और जो ये पुलिस और प्रशासन मांग रहे हैं वो तो इन्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस को लेकर सरकार जो है खासतौर से सतर्क है। क्योंकि जब से यहाँ पर धारा 370 हटी है 2019 के बाद, पुलिस जब से राज्य के अंडर से, ये मंत्रियों के अंडर से हटकर जो है एलजी के अंडर आई है, केंद्र के अंदर है, तब से पुलिस का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, पुलिस से ज्यादा मदद मिलने लगी है। यहाँ तक कि डीजीपी की रिपोर्ट है कि पुलिस के खुफिया विभाग ने कई अहम सूचनाएं दी हैं जिनसे आतंकियों को कंट्रोल करने में, आतंकवाद को नियंत्रित करने में मदद मिली है। पुलिस ने वॉलंटियर्स बनाए हैं, वहां पर गांव-गांव में वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें पुलिस की मदद से हुई है। सेना को, अर्धसैनिक बलों को काफी मदद मिली है पुलिस से। लेकिन अगर पुलिस इनके अंदर चली जाएगी, जब भी राज्य के अंदर जो है पुलिस होती है, तो ऐसे में सेना और अर्धसैनिक बलों को वो सहयोग नहीं करती, उतना कोऑपरेशन नहीं मिलता उनसे, क्योंकि उन्हें डर रहता है, मंत्रियों का डर, विधायक का डर, मुख्यमंत्री का डर, ट्रांसफर पोस्टिंग का डर, ये सब पुलिस के अंदर होता है। और इस कारण जो है उनकी जो है शिथिलता आ जाती है। अगर कोई आदमी अलगाववाद को बढ़ावा देते पकड़ा जाए, आतंकियों को शरण देते पकड़ा जाए, वो उसे गिरफ्तार कर ले, तो वहां से जी विधायक का फोन आ जाता है, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का फोन आ जाता है कि इसको छोड़ दो। और यही होता रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब से धारा 370 हटी है तो इनका डर बढ़ा है, क्योंकि पुलिस से अब सहयोग सेना को मिलता है, आतंकियों को पनाह देने वालों को नहीं मिलता, अलगाववादियों को नहीं मिलता। लेकिन अब देखिए हुआ क्या है, जब से जो है चुनाव हुए हैं उसके बाद से आतंक की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि पुलिस पर भी असर पड़ा है, ये भी देखने को मिला है। इसलिए बार बार समीक्षा भी हो रही है सुरक्षा व्यवस्था की, कि पुलिस के मन में कहीं ना कहीं बात आई है कि अब तो वही राज्य सरकार आ गई, क्या पता पुलिस इनके अंडर आ जाए, क्या पता आगे चल के राज्य का दर्जा मिले, तब तो पूरी तरह पुलिस इनके अंडर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी, उनके मन में भी कुछ वक्त तक तो ये संशय जरूर है कि अब अगर इन्हीं नेताओं के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, अब भी अगर इन्हीं नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो कल को इनके अंडर आएंगे तो ये हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे। अब ये डर भी चल रहा है। लेकिन इसी डर को निकालने के लिए, इन्हीं सभी स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है अब शक्तियों के बंटवारे का,
जिसमें पुलिस को कम से कम ये स्पष्ट होगा कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक वो एलजी के अंडर ही रहेंगे और उन्हें ये राज्य सरकार के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ये भरोसा वहां पर दिलाया जाएगा। और देखिए, प्रशासन की भी जहां तक बात है, इन लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग भी चाहिए, क्योंकि अभी तक एलजी ऐसे 76 ट्रांसफर कर चुके हैं, निष्कासन कर चुके हैं, ट्रांसफर छोड़िए, ऐसे 76 सस्पेंशन कर चुके हैं जिनके अलगाववादियों, आतंकवादियों से संबंध पाए गए हैं। अभी हाल ही में 2 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को निकाला गया है। एक हेल्थ डिपार्टमेंट में थे और वो फार्मेसी में काम करते थे, और वो क्या कर रहे थे कि वो आतंकियों को उपकरण मुहैया करा रहे थे कि आतंकी वहां से बॉर्डर पार करके आए, यहाँ उनको हथियार उपलब्ध कराए कि वहां पर बॉर्डर पार करते हुए वहां से हथियार के साथ नहीं आ पाए। जो भी यहाँ चीजें चाहिए यहाँ उपलब्ध कराया गया उन्हें, और जब पता चला तो सीधे उन्हें सस्पेंड किया। जांच हो रही है, पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार होंगे। इसके अलावा एक है जो शिक्षक है सरकारी स्कूल में, उन्होंने 3 आतंकियों को अपने घर में जो है पनाह दी थी। और जब जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अभी हाल में जो हमले हुए हैं, वही आतंकी थे जिन्हें उन्होंने पनाह दी थी। तो यहाँ तक इस कदर मदद की जाती है और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद जो है महबूबा मुफ्ती तड़प उठी और कहने लगी कि ये किस तरह से ऐसे सस्पेंशन हो रहे हैं, इस तरह से लगातार 76 सस्पेंशन हो गए और उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला अब इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने पास चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से अधिकारियों को, कर्मचारियों को घुमाता रहूं, जो मेरे पसंद के नहीं है उनको बाहर कर दे, जो मेरी पसंद वाले हैं, जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें जो है ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचा दे और उनको कोई हाथ भी ना लगा सके। ये लोग इस तरह का वहां पर पूरा जाल बना के रखते हैं। तो उमर अब्दुल्ला इन्हीं सब उम्मीदों के साथ पहुंचे थे कि अमित शाह से जब ऐसा दिन है, जब उनका विरोध हो रहा है और वो उन्हें समर्थन कर रहे हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए बन सकता है अमित शाह में, एक वो सपोर्ट करते हुए दिख सकते हैं। और फिर वैसे भी कुछ दिनों पहले उमर अब्दुल्ला ने पहले भी इंडी गठबंधन के खिलाफ बोला। जो ईवीएम की बात इंडी गठबंधन उठा रहा है, हर राज्य में उठाता है, इनका सबसे प्रिय मुद्दा हो गया है ईवीएम। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बोला कि ईवीएम की इस तरह से आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो है, या तो आप हर बार आलोचना करें, चाहे आप जीत रहे हैं चाहे आप हार रहे हैं, लेकिन आप एक जगह जहां जीत गए वहां कहेंगे ईवीएम सही है, जहां हार गए वहां कहेंगे ईवीएम खराब है। तो आप एक साल में कितनी बार अपने जो है स्टैंड बदलेंगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बैलेट पेपर की अगर आप बात करेंगे तो किस तरह से धांधली होती थी बैलेट पेपर पर, ये सबने देखा है, कैसे कैसे मतदान के बक्से ही बदल दिए जाते थे। उन्होंने ये इतनी बड़ी बात कही इंडिया अलायंस से, इतने बड़े मुद्दे पर उन्होंने खुद को अलग कर लिया, और वहीं जो गृह मंत्री अमित शाह पर उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा कर रही थी कांग्रेस, उससे भी खुद को अलग कर लिया। तो उन्हें लगा कि कुछ सहयोग मैं करूंगा तो शायद केंद्र सरकार से भी मुझे जो है ये सहयोग मिल जाए, ये अपने अधिकार थोड़े ज्यादा मिल जाए। लेकिन देखिए, ये सब जो है गिरगिट है, रंग बदलते हैं अपने फायदे के लिए, ये किसी के भी पैर पर पड़ने को तैयार है। जब तक इनको जो है ये पूरी तरह से इनको शक्तियां नहीं मिल जाती, तब तक ये जो है बेचारे बन के रहेंगे। इसलिए अमित शाह से इन्हें साफ संकेत मिल चुका है। वो कह चुके हैं कि स्टेटहुड के लिए कोई तारीख नहीं मिलेगी, और जहां तक शक्तियों के बंटवारे की बात है तो उसके लिए एक पुख्ता अच्छा बिल तैयार हो रहा है और उसको लाएंगे। उसके बाद ही शक्तियों का बंटवारा होगा, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। अभी अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग ली है, जिसमें एलजी थे, गृह सचिव थे, सेना प्रमुख शामिल थे, बीएसएफ शामिल थी, एनआईए शामिल थी और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव शामिल थे। लेकिन उसमें उमर अब्दुल्ला नहीं थे। उनको इन सब बैठकों से दूर रखा जाता है और यही सब तो उनकी बेचैनी बढ़ाता है। लेकिन अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की है, सुरक्षा का जायजा लिया है, वहां के हालातों का जायजा लिया है, और उस सबको ये इसलिए जायजा नहीं लिया कि स्टेटहुड देना है, ये इसलिए जायजा लिया है कि क्या हालात है, क्या ड्राफ्ट में अब इन्हें शक्तियां दी जा सकती हैं, कम से कम शक्तियां और ज्यादा से ज्यादा शक्तियां जो है एलजी को दी जा सकती है। इस पर अब विचार किया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला अब चाहे कितने भी दिल्ली जम्मू कश्मीर के चक्कर लगा ले, उनकी वो हालत नहीं होने वाली है, उनको वो चीजें नहीं मिलने वाली है जो 2019 से पहले मिला करती थी। अब वो वही नाम के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, जो कैबिन की शोभा तो बढ़ाएंगे लेकिन लोगों के वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।